नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। विनोद अडानी के पास, विनोद अडानी मतलब विनोद भाई साहब, उनके पास साइप्रस का गोल्डन पास है या गोल्डन पासपोर्ट है। यह खबर अभी पिछले दिनों आई। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस कंसोर्टियम का हिस्सा इंडियन एक्सप्रेस भी है। उसने इस खबर को खोद के निकाला और इस खबर को छापा गया। द वायर ने भी छापा और भी लोगों ने छापा। लेकिन इसका मतलब क्या है और इसके होने से अडानी ग्रुप, विनोद अडानी और बाकी चीजों के ऊपर क्या सवाल उठता है। और ये बहुत सरल तरीके से अगर समझना हो, जो सबको समझ में आ जाए, आम आदमी को, हम लोग को बिजनेस के मामले सब तो समझ में आते नहीं हैं, तो इसके लिए पहले मैंने इसको समझा और अब मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। कहीं मत जाइए, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं अभी आया। अब पहले खबर जान लेते हैं, छोटी सी खबर, छोटे से में जान लेते हैं। खबर यह है कि विनोद अडानी को यह खबर आई इन्वेस्टिगेशन में कि साइप्रस का उनके पास गोल्डन पासपोर्ट है और ऐसा पासपोर्ट होने पर लोगों को बहुत सारी छूटें मिलती हैं। और उसमें बताया गया कि भारत के 66 लोगों ने साइप्रस नामक देश का गोल्ड पासपोर्ट लिया हुआ है। और ये बताया जाए, इसमें कई लोगों के नाम हैं, जिसमें हीरानंदानी साहब का भी नाम है। ये जो दर्शन हीरानंदानी जिनका जिक्र आ रहा है, जिन्होंने महुआ मोइत्रा के ऊपर लिखित में आरोप लगाए, उन दर्शन हीरानंदानी जी के पिताजी जो हैं वो रियल एस्टेट के बहुत बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने भी साइप्रस की नागरिकता खरीदी थी और एक और भी ओसवाल साहब हैं, उन्होंने भी खरीदी थी। तो ये खबर आई है और इस खबर से ये हो गया कि भैया उन्होंने कुछ बनवा लिया। गोल्डन पासपोर्ट होता है, बनवा लिया होगा, जैसे कुछ लोग बनवा लेते हैं अलग अलग तरह का। वो होता क्या है? गोल्डन पासपोर्ट का मतलब यह है कि पैसे देकर साइप्रस की नागरिकता खरीद ली। तो पैसे कैसे दिए जाते हैं? पैसे ऐसे नहीं होता कि हमारा रेट है भाई 10,000 रुपए लाओ और पासपोर्ट ले जाओ, ऐसा नहीं है। उनके यहां पे एक स्कीम है जिसके तहत आप एक सर्टेन अमाउंट, एक धन, एक सीमा से अधिक अगर विदेशी निवेश उनके देश में लेकर आते हैं तो वो आपको विशेष सुविधाओं से युक्त नागरिकता देते हैं। गोल्डन पास है और वो नागरिकता मिल जाती है। तो उसके मिलने से क्या होता है इसको हम समझेंगे। मामला यह है कि अब खुद साइप्रस ने भी गोल्डन पास बंद कर दिया है। 2007 में उन्होंने ये स्कीम शुरू की थी। क्यों की थी ये भी समझेंगे। अभी ये समझिए कि गोल्डन पास होने से क्या होता है। देखिए, मैं अगर आपके देश की नागरिकता ले लेता हूं, यानी साइप्रस की नागरिकता अगर मैंने ले ली, तो पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि साइप्रस में ऐसा क्या अलग है जो उसकी नागरिकता लेना सबके लिए अहम हो रहा है। तो साइप्रस है एक टैक्स हेवन कंट्री। हेवन मतलब स्वर्ग, टैक्स के मामले में स्वर्ग है वो देश। कैसे? जो बड़े बड़े पूंजीपति कॉरपोरेट्स हैं उनको 0 टैक्स देना पड़ता है। भारत में यही टैक्स 18 से 20% के बीच में देना पड़ता है। पहले 30% देना पड़ता था, मोदी जी ने उसको 18-20% कर दिया। वो लेते ही नहीं, वो कहते हैं यहां आ जाओ और भैया टैक्स वैक्स हम आपसे लेंगे नहीं, कमाई पे आपकी, आप यहां पे इन्वेस्ट कर दो। उनको लगता है भाई इन्वेस्ट करेगा, यहां पे इंडस्ट्री लगाएगा, 4 लोगों को नौकरी देगा, तो वही हमारे लिए टैक्स हो गया। तो इस तरह से ये पूरा सिलसिला चलता है। ये है सीधे सीधे एक क्या होता है गोल्डन पासपोर्ट। अब गोल्डन पासपोर्ट का खेल क्या होता है इसको समझिए। उनके देश में टैक्स नहीं लगता, तो इसका मतलब कोई कंपनी अगर वहां पे रहकर कितनी भी कमाई करे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए, भारत वैसे तो देशभक्त हैं अडानी जी, बात बात में भारत का नाम लेते हैं। वो उनका जो एक
उनकी तरफ से सीईओ जो था, वो जो बयान दे रहा था, उसने तो भारत का झंडा ही लगाया हुआ था, याद कीजिए हिंडनबर्ग घोटाले के टाइम पे। तो ये अडानी साहब जो हैं, ये अपना गोल्डन पासपोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? साइप्रस से बिल बनाओ, कहीं का माल कहीं भेजो, बिल साइप्रस से छापो, तो साइप्रस में कमाई हुई। दिल्ली में बिल काटोगे, मुंबई में बिल काटोगे, तो भारत सरकार को जो भी कमाई तुम्हारी कंपनी की होगी उसका 18% देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। साइप्रस से काटोगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो भारत में टैक्स की चोरी करना एक पहला लक्ष्य हो गया इसका, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है ओवर इनवॉइसिंग का पॉइंट। ओवर इनवॉइसिंग क्या होती है? ओवर इनवॉइसिंग होती है 10 रुपए का माल 20 रुपए का बताना, 10 के माल का 20 का बिल काट देना। अभी हाल में आप याद कीजिए, फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा किया था, मैंने वीडियो बनाया था उस पर, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से जो विदेशों से कोयला इंपोर्ट हो रहा था, जिस कोयले को भारत सरकार ने इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया था, उस कोयले को विदेशों से जब वो मंगाया जा रहा था कोयला, तो उसका दाम बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। उसका चीन, उसमें जो है उसकी जो बिलिंग होती थी वो इंडोनेशिया से होती थी, दुबई की कंपनी कोयला मंगाती थी, मतलब कहीं से और कोयला मंगाया जाए, उसमें अच्छा खासा 40,000 करोड़ का कोयला भारत ने मंगाया था और उसका बिल बनाया गया 53,000 करोड़ का। यानी जो 13,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके नाम पर्ची कटी? जो भारत की बिजली बनाने वाली कंपनियां, उनके नाम कटी। तो बिजली बनाने वाली कंपनी जेब से तो पैसे तो देगी नहीं, वो जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली देती है उसको दी। अब वो कंपनी अगर 10 रुपए खर्च कर रही है तो 2 रुपए उस पर भी मुनाफा कमाएगी। तो उसने हमसे और आपसे पैसा वसूल किया, यानी मेरी और आपकी जेब से ये पैसा विनोद अडानी साहब के पास चला गया। विनोद अडानी साहब ने कोयला इंपोर्ट किया भारत में, और भारत सरकार ने मैंडेटरी किया कि 10% कोयला मिलाना ही पड़ेगा आपको बिजली बनाने के जो कोयला आ रहा है। और भारत का जो कोयला है उससे 10 गुना रेट का ये कोयला था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ओवर इनवॉइसिंग का एक स्कोप क्या हुआ? महंगे दाम पे माल अपने देश को टिका देना। अब यहां ओवर इनवॉइसिंग करेंगे तो जो 13,000 करोड़ रुपए का अगर ज्यादा का इन्होंने बिल काटा यहां पे, तो उससे जो कमाई होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा ना। वहां साइप्रस में टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस तरह की घोटालेबाजी, लोगों को चूना लगाना, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो वो साइप्रस की ले सकता है। इसके अलावा अगर साइप्रस की नागरिकता आप लेते हो तो ओवर इनवॉइसिंग दूसरे मकसद से भी की जाती है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपका नाम है राधेलाल गोदी। राधेलाल गोदी को मैं रिश्वत देना चाहता हूं 20,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए। अब 10,000 करोड़ कितने होते हैं इसको समझने के लिए पहले 13,000 करोड़ का हिसाब समझ लेते हैं। एक ट्रक में 100 करोड़ आते हैं। तो ये जो 13,000 करोड़ रुपए की ओवर इनवॉइसिंग की थी, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए 130 ट्रक भर के नोट अडानी जी ने कमा लिए। अब अगर ये 100 ट्रक भर के नोट, अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपया मैंने एक राधेलाल गोदी जी को रिश्वत दी, बहुत बड़े नेता हैं वो, तो क्या मैं 100 ट्रक में रिश्वत दे सकता हूं? ये पुराना जमाना तो चला गया, टची में और सोने के बिस्कुट दे दिए चलो। तो मैं वो 10,000 करोड़ की रिश्वत कैसे दूंगा? तो वो मैं रिश्वत ऐसे दूंगा कि साइप्रस में एक कंपनी बना ली जाएगी, अंडबंड एंड कंपनी। अंडबंड एंड कंपनी जो है वो वहां से यहां कुछ सप्लाई करेगी। किसको? रिश्वत देने वाले को। मुझे रिश्वत देनी है तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए की चीज 1100 रुपए में खरीद लूंगा। तो जैसे ही मैंने 1100 रुपए में चीज खरीदी, वो 1,000 रुपए में वहां पहुंच गई। इसी तरह से मुझे जो 1,000 करोड़ की चीज खरीदनी है मैं 11,000 करोड़ में खरीद लूंगा। भाई मैं खरीद रहा हूं, वो बेच रहा है। कुछ ऐसी चीजें हो जिनके दाम दुनिया को पता होते हैं, तो उसमें जो है हो सकता है कि सरकार सवाल उठाए कि भैया ये कैसे हो रहा है, इतना पैसा देश का वापस जा रहा है। उसमें डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पकड़ लेता है।
लेकिन जब आप कुछ ऐसी चीज हो गई, सॉफ्टवेयर बनवाया मैंने, एक सॉफ्टवेयर दिया बनाने को उनको, अब वो 2 साल से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, उसके बाद में उन्होंने 11,000 करोड़ का बिल भेजा, मैंने 11,000 करोड़ की पेमेंट कर दी, जबकि वो था माल 1,000 करोड़ रुपए का। 10,000 करोड़ रुपए उस कंपनी ने कमा लिए। वो 10,000 करोड़ जो है राधेलाल गोदीराम के, एक नेताजी के हो गए। कैसे हो गए? वो नेताजी के खाते में जमा नहीं होंगे, वो कंपनी होगी बेनामी कंपनी, नेताजी की होगी लेकिन नेताजी के नाम पे नहीं होगी। और इसी तरह से उनको जिससे रिश्वत लेनी है वो पैसा वहां पहुंच जाएगा। अब बिलिंग हो रही है तो इस बिलिंग पे टैक्स तो देना नहीं है, तो आप आराम से नेता, जहां दुनिया भर से रिश्वत लेनी है, ये नेता लोग बहुत सारे ऐसा कर रहे हैं आजकल। उस स्विस बैंक में आजकल कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए पनामा पेपर्स में, पंडोरा पेपर्स में बहुत सारे नाम निकल कर आए थे जिन लोगों ने वहां पे ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई थी और उन कंपनियों के जरिए ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक करे थे। उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे, उसमें विनोद अडानी जी का भी नाम था, दोनों में, पनामा में भी और पेंडोरा में भी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी था और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में भी था। यानी जितने इतिहास में बड़े बड़े घोटाले इस तरह के सनसनीखेज आए हैं, सब में उनका नाम जरूर लिखा हुआ है। और नामों पे जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बस इतना जान लीजिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान में अब जाकर घुस पा रहे हैं, उनकी नौकरी चली गई, प्रधानमंत्री का पद चला गया, पनामा पेपर में नाम आ गया था उनका। अनगिनत राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर एक्शन हुआ है, लेकिन वो पनामा पेपर, भारत में भी लोगों के नाम आए, बस जांच वांच होके मामला, थोड़ी बहुत जांच हुई, वो भी कुछ पता नहीं चला, सब बच गए। मोदी जी 2016 में लगातार ये बात कहा करते थे, 17 में भी कही उन्होंने, कि वो शेल कंपनियों को खत्म करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने इतने हजार शेल कंपनियों को खत्म कर दिया, काला धन खत्म कर दिया, याद कीजिए। लेकिन ये पनामा होने, पंडोरा होने के बाद भी ये सिलसिला ऑफशोर कंपनियों का चल रहा है। टैक्स हेवन जो देश हैं उनके अंदर कंपनियां बन रही हैं, उनके साथ में भारत के कारोबार हो रहे हैं, भारत का व्यापारी वहां से बिल काट रहा है। तो ये हो गया दूसरा खेल, यानी काले धन को वहां ले जाना और सफेद करना। अब जब वहां पर वो कंपनी अपना पैसा बना लेगी, 10,000 करोड़ उससे लिया, 20,000 करोड़ उससे लिया, तो वो पैसा उसके पास जो हो गया, उस पैसे को अब शान से भारत से वो कंपनी वहां से भारत की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। जैसा कि आरोप लग रहा था कि अडानी साहब की कंपनी में इस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो दो तो फंड पता भी चल गए, एक चीनी और एक अरबी वाला, और चीनी अरबी के पास किसका पैसा था यह भी पता नहीं चला है। तो वो जो राधेलाल गोदी साहब के पास पैसा गया था, वो राधेलाल गोदी वहां पे उनकी जो कंपनी थी, फर्जी कंपनी, वो कंपनी यहां पे शेयर खरीद रही है और शेयर खरीदेगी यहां पर, तो जिसके भी शेयर खरीदेगी उसका बाजार ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरा एक चक्र चला रहा है घोटालेबाजी का। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा इसका उपयोग और भी है इस तरह की जो फर्जी इंटरनेशनल कंपनियां बनाने का, वो ये है कि आप वहां के जरिए अपना फंड डाइवर्ट करके अपनी कंपनियों का शेयर बढ़ा सकते हो और बैंकों से ज्यादा कर्ज ले सकते हो। पांचवा फंडा यह है कि आपने साइप्रस में अपनी नागरिकता ले ली है, वहां एक कंपनी खोली है, आप यहां पे बना रहे हो एक प्लांट जिसमें आप जूते बनाओगे। जूते बनाने का प्लांट लगाने के लिए आपको 4,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। 4,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, बल्कि 6,000 की जरूरत है। तो आप 6,000 करोड़ के लिए बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो बैंक कहेगा साहब मैं 2,000 करोड़ तो आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा, तभी मैं 4,000 करोड़ का आपको लोन दूंगा, क्योंकि पूरा तो फाइनेंस करता नहीं है बैंक। तो आप क्या करोगे, जो प्लांट जूते बनाने का ला रहे हो, जो 4,000 करोड़ रुपए का है, उस प्लांट को आप साइप्रस से बिल बनवा लोगे 6,000 करोड़ रुपए का, तो आगे आप दोगे 4,000 करोड़, बैंक को दिखा रहे हो 6,000 करोड़। तो बैंक क्या करेगा, कहेगा ठीक है भाई 4,000 करोड़ पकड़ो, 2,000 अपने पास से मिला लेना, और आप वो 4,000 करोड़ देके प्लांट मंगा लोगे। यानी आपने जीरो रिस्क कर दिया मामला, सारी रिस्क हो गई बैंक की। एक ये भी तरीका है।
और सबके अलावा एक और सबसे बड़ा तरीका है कि अगर मैं घोटाले कर रहा हूं, मेरा घोटालों में बार बार नाम आ रहा है, कल के दिन मेरे खिलाफ घोटाला खुल जाता है, तो ऐसे थोड़ी इंडिया की पुलिस आसानी से गिरफ्तार कर लेगी आपको। आप तो विदेश में बैठे हो, और विदेश में बैठे ही नहीं हो, विदेश की नागरिकता आपने ली हुई है, तो विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करने का प्रोटोकॉल अलग होता है। उस प्रोटोकॉल में भारत से पुलिस जाके सीधे पकड़ के थोड़ी ले आएगी। विजय माल्या देखिए वही नागरिकता लेके घुसे हुए हैं, कोई कहीं, सब लोग इसी तरह कर रहे हैं। और साइप्रस की नागरिकता भी कई इस तरह के फ्यूजिटिव्स ने भी ली हुई है। यहां तक कि गैंगस्टर्स भी पूरी दुनिया के इस तरह के देशों में जाकर नागरिकता ले लेते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो यह है महिमा एक टैक्स हेवन कंट्री की नागरिकता की। अब अडानी साहब का इसमें कितना रोल है, विनोद अडानी जी ने किस नीयत से ली है वहां की नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता का तो कोई नियम ही नहीं है, तो वो किस नीयत से ली है, उसके पीछे उनका क्या दिमाग है, क्या हिसाब किताब है, कौन सा शुभ कार्य करना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए वो कोई ऐसा गलत उनकी नीयत नहीं है, मान लीजिए एकदम वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो भाई साहब एक बार बताइए कि भारत के लोग, आप तो देशभक्त हो, तो आपको पैसा भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप साइप्रस में जाके पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको जो पैसा यहां इन्वेस्ट करेंगे तो यहां लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां बिजनेस बढ़ेगा ना, यहां की जीडीपी बढ़ेगी। तो आप पैसा वहां इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं साइप्रस में? क्या आप साइप्रस की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं भारत के मुकाबले? अब वहां की नागरिकता भी ले रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है ना, ये बताते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्या गड़बड़ है हमको नहीं मालूम। हम जो कुछ आपसे बात कर रहे हैं सारी की सारी हमारी अनुमान पे आधारित है, और इसमें अनुमान भी ये नहीं है कि अडानी जी जो है वो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अनुमान ये है कि ये संभावनाएं हैं जो इस तरह की नागरिकता से हो सकती हैं, और इस तरह की नागरिकता में लोग करते हैं, और इस तरह की नागरिकता इसी चीज के लिए बदनाम है। अब आपके सामने तस्वीर साफ है, और इसके जरिए अब यह सवाल उठता है कि भैया साइप्रस की नागरिकता अगर विनोद भाई साहब ने ली तो क्यों ली होगी? और जो कारण मैंने बताया, हो सकता है उसके अलावा कोई कारण हो, लेकिन वो कारण क्या है? जो भी है, लेकिन इतना तो पक्का है, बार बार जिस तरह से नाम आ रहा है कि ये ग्रुप जो है, या ये ग्रुप क्या, सारे कई सारे पूंजीपतियों में 66 लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के अमीर लोग, ये देश प्रेमी वेश प्रेमी होने की बातें करते हैं। वो देश प्रेम जैसी कोई चीज है नहीं। इनके लिए देश माल काटने का एक जरिया है, देश के नागरिक धन चूसने का एक उपकरण है, और देश के सरकार के राजनेता वगैरह जो लोग हैं उनकी वो इस काम में मदद लेते हैं। देश उनकी बला से, और ये हर चीज में दिखाई दे रहा है, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, या कोई भी हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दूसरा चैनल है नॉकिंग न्यूज, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद।